आजमगढ़ में स्मार्ट क्लास युक्त जय बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलेहरा आजमगढ़ की तरफ से आप सभी को दिवाली व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। करना संभव नहीं है। मैडम जबरदस्ती भी सर्वे किया गया, कुछ महिलाओं को भी पीटा गया है। ड्रोन सर्वेस कर रहे हैं आजकल। एक घर है तो उसमें कितने परिवार रहते हैं, ये क्या ड्रोन बता सकता है? आज स्वामित्व योजना जैसे मुद्दे हैं, जंगल के कानून के नियम बदल रहे हैं। आदिवासियों का जंगल दिल्ली में बैठकर किसी भी कंपनी को देना ग्राम सभा की मंजूरी के बिना, ये नए नियम कहते हैं। क्या ये देश को बचाने की बात है कि देश को खत्म करने की बात है? आपको एक और बताऊं कि इन्होंने जो एयरपोर्ट पहले ही बना दिया है, उस एयरपोर्ट का कितना उपयोग हुआ है, इसकी भी जांच जरा आप माध्यमकर्ता करिए। आप भी तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन्स हैं। दूसरी बात ये कीजिए कि इस क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो कितने लोग उस फ्लाइट में चढ़ने वाले हैं कि दूर दूर के लखनऊ के लोग यहाँ आकर बैठेंगे प्लेन पे? ये भी देखिए। हमें याद है एक अरुण जगह पर नदी थी और वहाँ एक नेपाल में एयरपोर्ट बन रहा था। हम जब देखने गए तो लोगों ने कहा कि जब से एयरपोर्ट बना है हमारा एक भी व्यक्ति एयरपोर्ट में हवाई जहाज में चढ़ा नहीं है। पूरा उसका मुद्दा विश्व बैंक को भी समझ में आया और उन्होंने उस प्रोजेक्ट का फंड रोक दिया, जैसे सरदार सरोवर का, नर्मदा का भी रोक दिया था। तो अगर हमारी सरकार नहीं समझती है कानून, संविधान और मानवीय अधिकार भी, जीने के अधिकार भी, तो फिर लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। डबल क्रॉस मैंने कहा क्योंकि इसके लिए मुख्यतः आए हैं, पर आपका माध्यम भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गलत फहमियाँ न जाए। हम अर्बन नक्सल बन के नहीं आए हैं। हमारे बंदूक खड़े आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथी हैं, के साथ नंदलाल मास्टर आए हैं, धनंजय भाई आए हैं और हमारे बीच में पूनम पंडित जी, जो हम संयुक्त किसान मोर्चा में एक साथ मिले थे, नर्मदा में भी आई थी, वो भी आज यहाँ पधारी है और हमारी महिला शक्ति आज यहाँ बैठी है और किसान मजदूर शक्ति बैठी है। तो हम एक नारा देंगे, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। आज हमारे मध्य प्रदेश में 5 साल से चल रहे कट्टर संघर्ष के सेंचुरी श्रमिक भी इन गांवों के किसान हैं, उनका भी धन्यवाद देती हूँ। और राजीव यादव जी, जिन्होंने यहाँ आपके बीच में डेरा डाला है, विनोद यादव जी जैसे भी साथ देते रहे हैं, हम सब लोग आपके साथ देने के लिए आए हैं। तो माइक के बिना 10 मिनट बोलना पड़ेगा। अंचल में जहाँ एयरपोर्ट की जरूरत है कि मंडियों की जरूरत है, स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत है, शिक्षा केंद्रों की जरूरत है कि एयरपोर्ट की हवाई जहाज अड्डे की जरूरत है? ये सवाल हमारे मन में है। और ये मंजूरी एयरपोर्ट को 8 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा करके अंतर्राष्ट्रीय बनाना, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी तो इस देश की आत्मनिर्भरता खत्म कर रही है। लेकिन लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इलाहाबाद में है, कहीं कहीं है, और फिर भी यहाँ लोगों की हरी भरी खेती, ये अन्नदाताओं की जीविका का एकमात्र आधार, यहाँ के ये हरे भरे वेंटिलेटर्स के रूप में खड़े पूरे पेड़ पौधे और हरा आच्छादन और इनके आवास किसान मजदूरों के, इस सब को उजाड़ने के लिए किस प्रकार से साजिश चल रही है। जब हमको पहले मालूम पड़ा कोई वहाँ मध्य प्रदेश का श्रमिक अपना खेत और अपना घर जा रहा है, इसलिए दौड़ के आने लगा, तब तो क्या देखा कि पुलिस बल के आधार पर धन बल के साथ जोड़कर ये आक्रमण कर रहे हैं। 1894 के बाद 2013 का जो कानून बनाने के लिए हम लोगों ने जान छेड़ी और ये कानून बनाया, सीएम साहब तक किसी ने ये कानून पढ़ा है? इस कानून का अमल न करते हुए, एक नोटिस भी न देते हुए, कहीं सामाजिक असर हो रहा है, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, उसका अभ्यास न करते हुए, ग्राम सभा से ग्राम पंचायतों तक किसी को सहभागी न करते हुए पुलिसों को ये बलि दे रहे हैं, पुलिसों को आगे कर रहे हैं और उनके बल पर कुछ लाठियां भी चलाकर खेतों में घुसकर ये इस प्रकार के जमीन का कब्जा कर रहे हैं। ऐसा तो कभी अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ था। वो भी 1894 का कानून तो इस्तेमाल करते थे, नोटिस देते थे, नोटिस पर धारा 5 के तहत आपत्ति की सुनवाई होती थी।
फिर निर्णय होता था। तो ये निर्णय कैसे हुआ, किसने लिया, ये एक सवाल है। इसमें सार्वजनिक हित कहाँ है, ये सवाल है। इसके अध्ययन कहाँ हुए हैं और लोगों की सहभागिता कहाँ है। और आज देश में ज़रूरी है रोजगार, और रोजगार का सबसे महत्व का आधार है खेती। जो कारखानों से छटनी करके बाहर आते हैं वो या तो पलायन करते हैं, जिनको लॉकडाउन में हमने यहाँ के एक एक जिले के लोगों को, हजारों को रात को 11-11 बजे तक ट्रेन में बिठाने का काम किया था। आज फिर क्या पलायन थोपने जा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं मजदूरों को भी, ये हमारा सवाल है। और लोगों ने का जब निर्णय है कि हम नहीं देना चाहते हमारी जमीन, हमारा घर, तो सीएम योगी हो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, इन्होंने जनतंत्र और संविधान को कुचलकर इस प्रकार से जनता पर भी हमला नहीं करना चाहिए। विकास क्या होता है इस पर बहस कभी आपके विधानसभा में या संसद में हुई है, कभी लोगों के बीच में हुई है? अगर विकास 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 मतलब मल्टीपर्पज योजनाएं ही और मॉल्स और हाई राइज बिल्डिंग्स और हाईवेज और फ्लाईओवर्स यही है, तो फिर शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, इसके अधिकार के साथ जो जीने का अधिकार है, मैं अभी आपको चाहिए तो संविधान निकाल कर बताऊं, इस अधिकार को कुचलकर क्या विकास होना है? ऐसा संविधान को भी मंजूर नहीं है और जनतंत्र को भी मंजूर नहीं है। मेरा एक सवाल है कि जैसे यहाँ पे 25 दिन से ज़्यादा हो गए ग्रामीण किसानों के साथ, 25 दिन से ज़्यादा तो बोल ही रहा हूँ, तो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन अभी कल उसने अपना रुख स्पष्ट किया है कि हमने सर्वे वगैरह का काम पूरा कर लिया है, विस्तारीकरण होके रहेगा, 20 सीटर की प्लेनें यहाँ से उड़ाई जाएंगी और तमाम चीज़ें कही गई। ऐसे में आज आप यहाँ पे आई हैं, तमाम आपके साथी आए हैं, क्या लग रहा है कि आंदोलन की गति क्या होगी? हम तो आंदोलन को अहिंसक सत्याग्रह के मार्ग पर चलाना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, हम लोग जयप्रकाश नारायण को मानते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि जिस प्रकार से संपूर्ण क्रांति की आज देश में ज़रूरत है वैसी है। किसानों ने 13 महीनों में 715 की शहादत देने के बाद 3 कानूनों का निर्णय बदल गया ना। अभी 29 श्रम कानून ये वापस ले रहे हैं। आज़ादी आंदोलन के बाद मेरे पिताजी भी जिसमें थे, उसके बाद एक एक कानून जो श्रमिकों को न्याय देने के लिए बना वो ये कमजोर करके 4 कानून थोप रहे हैं। ये हर मुद्दे पर ऐसा ही होता है, वो अड़े दिखाते हैं, वो अड़ंगा लगाते हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तब वो झुकते हैं। मैडम एक सवाल है कि स्थानीय प्रशासन जो है, मैडम बीजेपी सांसद यहाँ से कहते हैं कुछ लोग हैं जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, कोई किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। किसका विरोध नहीं कर रहे हैं? जमीन अधिग्रहण। तो ये सामने जो बैठे हैं वो कौन है? ये क्या नक्सलवादी है कि माओवादी है, या ये परियोजना की मांग करने के लिए आए हैं? अर्बन नक्सल हो सकते हैं मोदी जी। मैडम नक्सलवादी है सत्ता पक्ष को, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश में भी सत्ता पक्ष को यही लगता है कि एयरपोर्ट्स और ये सब अडानी अंबानी को दे देंगे तो लॉकडाउन में उनकी संपत्ति 6 गुना बढ़ी, वो विश्व के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर में आए। और आज गौतम अडानी की और मुकेश अंबानी की रोज की कमाई 1000 करोड़ से ज्यादा है। ये संविधान गैर बराबरी के खिलाफ है, हम भी गैर बराबरी के खिलाफ है। और इसीलिए ये जो गैर बराबरी बढ़ाने वाला विकास थोप रहे हैं उसका विरोध कौन करता है? जिनकी आजीविका, जिनका जीने का आधार, जिनकी संस्कृति, जिनकी प्रकृति खतरे में आती है, तो ये उनका अधिकार है कि नहीं? मैडम, उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया और जो कृषि कानून बने थे उसको वापस लेने पर सरकार मजबूर हुई, तो आपको लगता है कि ये आंदोलन में इतनी जान आज मिली है और तमाम लोग जो आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं सरकार, देखिए हमारा कोई चुनावी मैनिफेस्टो तो नहीं है और वोट लेने के लिए हम नहीं आए हैं, तो कैसे आंदोलन बढ़ता है वो खुद तय करते हैं। नर्मदा आंदोलन 37 साल चला ना, तब 50,000 लोगों का पुनर्वास हुआ, तब जमीन के बदले जमीन 5-5 एकड़ कम से कम मिल गई, और कैसे पुनर्वास स्थल बने, महल बन गए। है सत्ता पक्ष को, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश में भी सत्ता पक्ष को यही लगता है कि एयरपोर्ट्स और ये सब अडानी अंबानी को दे देंगे तो लॉकडाउन में उनकी संपत्ति 6 गुना बढ़ी, वो विश्व के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर में आए। और आज गौतम अडानी की और मुकेश अंबानी की रोज की कमाई 1000 करोड़ से ज्यादा है। ये संविधान गैर बराबरी के खिलाफ है, हम भी गैर बराबरी के खिलाफ है। और इसीलिए ये जो गैर बराबरी बढ़ाने वाला विकास थोप रहे हैं उसका विरोध कौन करता है? जिनकी आजीविका,
जिनका जीने का आधार, जिनकी संस्कृति, जिनकी प्रकृति खतरे में आती है। तो ये उनका अधिकार है कि नहीं। मैडम, किसानों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और जो कृषि कानून बने थे उसको वापस लेने पर सरकार मजबूर हुई, तो आपको लगता है कि ये इस आंदोलन में इतनी जान आ चुकी है और तमाम लोग जो आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं सरकार देखिए, हमारा कोई चुनावी मैनिफेस्टो तो नहीं है और वोट लेने के लिए हम नहीं आए हैं। तो कैसे आंदोलन बढ़ता है वो खुद तय करते हैं। नर्मदा आंदोलन 37 साल चला ना, तब 50,000 लोगों का पुनर्वास हुआ, तब जमीन के बदले जमीन 5-5 एकड़ कम से कम मिल गई और कैसे पुनर्वास स्थल बने, महल बन गए। करना संभव नहीं है। मैडम, जबरदस्ती भी सर्वे किया गया, कुछ महिलाओं को भी पीटा गया है। ड्रोन सर्वेस कर रहे हैं आजकल। एक घर है तो उसमें कितने परिवार रहते हैं, ये क्या ड्रोन बता सकता है? आज स्वामित्व योजना जैसे मुद्दे हैं, जंगल के कानून के नियम बदल रहे हैं। आदिवासियों का जंगल दिल्ली में बैठकर किसी भी कंपनी को देना ग्राम सभा की मंजूरी के बिना, ये नए नियम कहते हैं। क्या ये देश को बचाने की बात है कि देश को खत्म करने की बात है? आपको एक और बताऊं कि इन्होंने जो एयरपोर्ट पहले ही बना दिया है, उस एयरपोर्ट का कितना उपयोग हुआ है, इसकी भी जांच जरा आप माध्यमकर्ता करिए। आप भी तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन्स हैं। दूसरी बात ये कीजिए कि इस क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो कितने लोग उस फ्लाइट में चढ़ने वाले हैं कि दूर दूर के लखनऊ के लोग यहाँ आकर बैठेंगे प्लेन पे। ये भी देखिए, हमें याद है एक अरुण जगह पर नदी थी और वहाँ एक नेपाल में एयरपोर्ट बन रहा था। हम जब देखने गए तो लोगों ने कहा कि जब से एयरपोर्ट बना है हमारा एक भी व्यक्ति एयरपोर्ट में हवाई जहाज में चढ़ा नहीं है। पूरा उसका मुद्दा विश्व बैंक को भी समझ में आया और उन्होंने उस प्रोजेक्ट का फंड रोक दिया, जैसे सरदार सरोवर का, नर्मदा का भी रोक दिया था। तो अगर हमारी सरकार नहीं समझती है कानून, संविधान और मानवीय अधिकार भी, जीने के अधिकार भी, तो फिर लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। डबल क्रॉस